हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मनवेंद्र गहलोत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मनवेंद्राज कॉर्नर। तो प्यारे बच्चों, हम कक्षा 11 की अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। खंड ब पढ़ रहे हैं हम, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। आपकी जो पाठ्य पुस्तक का नाम है ये हमारी चल रही है। इसका इकाई 1 जो है विकास नीतियां और अनुभव 1947 से 90 तक का जो इकाई 1 है वो उसका अध्याय 1 जो है वो हमारा वर्तमान में चल रहा है। तो अध्याय 1 जो है वो हम स्वतंत्रता प्राप्ति तक यानी 1947 तक का भारतीय इकोनॉमी को देख रहे हैं। और अगले अध्याय में हम 1947 के बाद और 1990 तक की स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था और औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास के बारे में पढ़ा है। इसके अंतर्गत हम विभिन्न क्षेत्रकों में आर्थिक दशाओं के बारे में देख रहे हैं। इसमें कृषि क्षेत्रक है, औद्योगिक क्षेत्रक है, विदेशी व्यापार की दशाएं हमने पढ़ ली हैं। तो किस तरीके से औपनिवेशिक शासन की नीतियां ने कृषि को गतिहीनता में, औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत जो वातावरण बनना चाहिए वो बन ही नहीं पाया। विदेशी व्यापार की दशाएं इंग्लैंड की ओर झुकी हुई दिखाई दे रही थी और भारत एक निर्मित माल का आयात करता और कच्चे माल का निर्यात करता देश बनकर रह गया था। तो आज के इस वीडियो में हम जनांकीय परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, व्यवसायिक संरचना के बारे में समझ रखेंगे और आधारिक संरचना किस तरीके की भारत की दिखाई देती है इस अवधि के दौरान, यानी 1947 के तक की स्थितियों को हम पढ़ने वाले। तो बिना देर किए चैप्टर पर चलते हैं। जनांकीय परिस्थितियां। तो देखिए, जनांकीय परिस्थितियों से तात्पर्य है भारत की जनसंख्या के आंकड़े किस तरीके के दिखाई देते हैं इस अवधि तक के, यानी 1947 यानी औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने भारत की जनगणना के कितने कैसे आंकड़े इकट्ठे किए और वो आंकड़े हमें क्या जो है सूचना देते हैं। तो पहले से सबसे पहली बात तो 1881 से पहले किसी भी प्रकार की जनसंख्या की गणना जो है यानी जनगणना जो है वो किसी भी प्रकार से हुई ही नहीं थी। एक व्यवस्थित जो जनगणना होनी चालू हुई वो इस अवधि के और इस अवधि के बाद से होनी चालू हुई। जिस प्रकार आज के समय हर 10 वर्ष के बाद हमारी भारत की जनगणना होती है और प्रति 10 वर्ष बाद फिर जनगणना होती है, एक निरंतरता है इसमें, एक निरंतर क्रम जो है ये चलता आ रहा है। तो ये ब्रिटिश शासन के दौरान लंबे समय तक नहीं रहा है और 1881 और इसके बाद जो है जनगणना का जो है होना वो प्रारंभ हुआ। तो इससे पूर्व जनगणना की क्या स्थितियां थी, जनसंख्या किस तरीके का और जनसंख्या का आकार किस तरीके का दिखाई देता है, वो हम इसके बारे में कुछ भी कह नहीं पा सकते क्योंकि इस प्रकार के कोई आंकड़े हमारे पास है ही नहीं। तो देखो, उस समय जो जनसंख्या दिखाई देती है इसकी भी कुछ सीमाएं थी। भारत की जनसंख्या की जो समृद्धि दर है उसमें अधिक विषमता दिखाई देती थी, यानी जनसंख्या का किसी वर्ष किसी दशक जनसंख्या का जो बढ़ना है वो ज्यादा था और किसी दशक कम था और कभी घट भी गई। इस तरीके से विषमताएं खूब दिखाई दे रही थी जनगणना के दौरान, ये दिखाई दे रही थी। और तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि सही तरीके से जनगणना हुई हो, ये भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है इस पर। तो देखिए, 1921 से पहले का जो जनांकीय संक्रमण का दौर दिखाई देता है ये प्रथम सोपान कहलाता है, यानी 1921 से पहले की जनसंख्या के आंकड़े और 1921 के बाद का जो जनसंख्या दिखाई देती है इन दोनों में फर्क है। तो 1921 के काल को और इससे पूर्व तक के समय को हम प्रथम सोपान मान लेते हैं और 1921 के बाद द्वितीय सोपान वो जनगणना का दिखाई देता है, जनसंख्या का दिखाई देता है। तो देखिए, औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो भारत की जनसंख्या है उसका आकार कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, ना ही उसकी समृद्धि दर इतनी ज्यादा दिखाई देती है। जो सामाजिक विकास के जो सूचक हैं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, साक्षरता है या अन्य जो बुनियादी जरूरतें हैं जो लोगों की पहुंच में होनी चाहिए, जिनके आधार पर हम एक मानव का विकास हम मापते हैं, इनकी दशाएं बहुत ही निम्न स्तरीय थी। अगर साक्षरता की बात करें तो मात्र 16% साक्षरता दर ओवरऑल दिखाई देती है इस अवधि के दौरान। और इसमें अगर महिला साक्षरता को देखा जाए तो केवल 7% ही आएगी। तो महिलाओं की साक्षरता दर बहुत ही नीची थी। ओवरऑल साक्षरता दर ही 16% थी, यानी पुरुष महिला सम्मिलित कर ले तो केवल 16% जो है जनसंख्या साक्षर दिखाई देती है और शेष 84% जनसंख्या क्या थी, निरक्षरता में आगे आ रही है। और महिलाओं की अगर बात करें तो केवल 7% महिलाएं ही, ओवरऑल महिलाओं का 7% भाग ही साक्षर दिखाई देता है। जन स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को सुलभ नहीं थी, जिन लोगों के पास भी ये उपलब्ध थी तो वो भी अपर्याप्त थी, यानी पूरी जनसंख्या को सुविधाएं, जो सामाजिक सुविधाएं हैं वो तो मिल नहीं रही थी और एक छोटे बड़े हिस्से को अगर मिल भी रही थी तो वो भी अपर्याप्त थी। जल है, वायु के सहारे फैलने वाले संक्रामक रोगों का जो है प्रकोप वो बहुत ज्यादा था। अब जल और वायु के सहारे जो भी रोग फैलते हैं जल के दूषित होने और वायु के दूषित होने से, तो एक बड़ी जनसंख्या का जो है ना भाग जो है नष्ट हो जाता था, यानी जनहानि होना एक आम बात थी।
तो बड़ी संख्या में लोग जल और वायु से फैलने वाले रोगों से ग्रसित होते और मारे भी जाते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सकल मृत्यु दर उस समय बहुत ऊंची थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर जो है वो चौंकाने वाली दिखाई देती है। अब शिशु मृत्यु दर क्या कहलाती है, सकल मृत्यु दर क्या कहलाती है? तो प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर मरने वाले बच्चों की संख्या, प्रति 1000 जन्म, यानी 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उसमें से कितने बच्चे जो हैं वो एक पहली 2 साल 5 साल की आयु से पहले ही मर जाते थे, तो वो शिशु मृत्यु दर में गिने जाएंगे। तो आज हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 33 प्रति 1000 है, लेकिन उस अवधि में ये 218 प्रति 1000 दिखाई देती है। यानी 1000 जन्म पर 218 बच्चे जो है वो मृत्यु उनकी हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य दशाएं उपलब्ध नहीं थी, और प्रसूति और उस दौरान की जो सुविधाएं महिलाओं को मिलनी चाहिए, एक सुरक्षित जो प्रसव जो है वो होना चाहिए, वो उस समय नहीं मिलता था। तो उस दौरान बड़ी संख्या में शिशु मृत्यु दर भी थी और मातृ मृत्यु दर भी थी। जीवन प्रत्याशा देखो, जीवन जीने की जो आयु है वो औसत निकल के आता है 69 वर्ष आज का, जो उस समय केवल 44 वर्ष ही था। यानी कहने का मतलब उस समय लोगों की, देखिए स्वास्थ्य सेवाएं अगर अच्छी नहीं होगी, स्वास्थ्य सेवाएं का अभाव होगा, तो निश्चित तौर पर मृत्यु दर ऊंची आनी ही आनी है। आज के समय ये 69 वर्ष एक औसत आयु दिखाई देती है। एक व्यक्ति 69 वर्ष के लगभग एवरेज रूप से जीता है। तो ये क्यों? क्योंकि आज की स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी है, लोगों की पहुंच में है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों से वो उबर जाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन उस समय स्वास्थ्य सेवाएं उतनी अच्छी नहीं थी, और मात्र ये 44% ही निकल कर आता है। तो देखिए, गरीबी का जो प्रसार है वो उस औपनिवेशिक शासन के दौरान कितना था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में बहुत बड़ी मात्रा में गरीबी व्याप्त थी। लोगों की पहुंच में जो बुनियादी जरूरतें हैं वो भी लोगों की पहुंच में नहीं दिखाई देती है। तो एक चित्र 1.3 ये दिखाई आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इससे पता चल रहा है कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी का भाग जो है वो मूल आवश्यकता यानी घर है उससे भी वंचित था। तो इस प्रकार कच्चे झोंपड़ियों और मकानों में इस तरीके से लोग जो है जीवन यापन करते थे। ना तो यहाँ पर बिजली पानी की सुविधाएं हैं और न ही एक पक्का आवास इनको, सुरक्षित आवास इनको उपलब्ध था। तो इस तरीके की दशाएं इस अवधि में दिखाई देती है। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक भारत की आबादी जो है वो इन विशेषताओं, इन लक्षणों के अंतर्गत दिखाई देती है। फिर बात आती है व्यवसायिक संरचना के आधार पर। हम जनसंख्या की कैटेगरी अगर देखें तो इसके आधार पर देखिए, व्यवसाय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कृषि और प्राकृतिक उत्पादों पर आधारित जो भी व्यवसाय है वो इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेकर उसे उपयोगी पदार्थों में विनिर्माण करना, ये इस प्रकार की गतिविधि इस क्षेत्र में आती है। विभिन्न प्रकार के उद्योग जो है वो द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत दिखाई देते हैं। और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि सेवा क्षेत्र और इनसे जुड़ी व्यवसाय जो है वो बताती है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में बहुत बड़ी आबादी, भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि में संलग्न है। ये एक बहुत बड़े आंकड़े हैं। यानी 70 से 75% भारत की आबादी किस में लगी हुई थी? कृषि। उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि, खेती बाड़ी। इसमें बड़ी जनसंख्या का लगना ये दिखाता है कि जो है छिपी बेरोजगारी सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में दिखाई देगी। विनिर्माण दूसरा जो द्वितीयक सेक्टर है, और जो तृतीय क्षेत्र है, इनमें क्रमश 10% तो विनिर्माण में लोग लगे हुए थे और 15 से 20% लोग सेवा क्षेत्र में दिखाई देते हैं। तो एक बहुत बड़ी आबादी केवल कृषि पर ही डिपेंड कर रही थी। यानी 70 से 75% भारत की आबादी कृषि क्षेत्र में। तो कृषि साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि जरूरत से ज्यादा लोग जो है कृषि में संलग्न थे। तो सभी को रोजगार मिले ये जरूरी भी नहीं है। कृषि में इतनी बड़ी आबादी निर्भर कर रही है, लेकिन सभी को रोजगार मिले ये आवश्यक नहीं था। तो इसमें कई छिपे बेरोजगार भी थे। तो इस क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा लोग दिखाई दे रहे थे। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही है उस समय। मद्रास जो प्रेसिडेंसी है, देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी में जो आज का तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और केरल, इन प्रांतों को मिलकर ये मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाता था, बनता है। और यहाँ पर देखो क्या क्या दिखाई दे रहा था। यहाँ की जो व्यवसायिक संरचना है वो कृषि क्षेत्र पर निर्भरता इनमें कम होती जा रही थी और विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में ये बढ़ता जा रहा था। यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में कृषि क्षेत्र पर वहां के जो स्थितियां दिखाई देती है, वहां कृषि क्षेत्र पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही थी और विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में बढ़ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे औद्योगिक वातावरण बन रहा था। जो तृतीय सेक्टर है वो थोड़ा बहुत विकास करता हुआ दिखाई देता है।
लेकिन इसी अवधि के दौरान देखो पंजाब है, राजस्थान है और उड़ीसा है, इन क्षेत्रों में कृषि में लगे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। यानी जो कृषि क्षेत्र में जो लोग लगे हुए थे, इनका अनुपात यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फिर बात आती है आधारिक संरचना। जो आधारभूत संरचना जैसे रेलें हैं, डाक तार, जल परिवहन, ये सारे इसके अंतर्गत आएगी। ये एक आधारभूत संरचना है। किसी भी देश के विकास के लिए जो आधारिक संरचना है वो डेवलप होना बहुत जरूरी है। अगर उनमें विकास होता है तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा, वो क्षेत्र आगे बढ़ेगा। तो इनकी क्या दशाएं दिखाई देती हैं इस अवधि के दौरान, हम देखेंगे। तो देखिए, औपनिवेशिक जो हित है वो अंग्रेज अपने हितों के लिए ही यहाँ पर ये बुनियादी जो जरूरतों वाली चीजें हैं वो बनी। जैसे सड़कें हैं तो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए सड़कें बनाई। रेल भी लाए तो अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए ही रेलों का निर्माण किया। अब रेलों से अंग्रेजों को क्या फायदा था? देखिए, अंग्रेजों का जो निर्मित माल, इंग्लैंड से जो निर्मित माल जो भारत आता था तो वो बंदरगाहों पर उतरता था। अब इन बंदरगाहों से भारत के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाने के लिए रेल और सड़कें होना जरूरी है। तो भारत में इसी वजह से रेलों का जो विकास किया गया था और सड़कों का विकास किया गया था। तो इस दौरान जितनी भी थोड़ी बहुत जो रेल लाइनें डाली गई और सड़कें निर्मित हुई, वो सब अंग्रेजी हुकूमत की सुविधाओं और अंग्रेजियों इंग्लैंड का जो विकास है उसको दृष्टिगत रखते हुए ही की गई थी। भारत से जो कच्चा माल विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए, जैसे ये बम्बई है और ये विभिन्न क्षेत्रों से कच्चा माल जो पहुंचता था, तो ये कच्चा माल इन बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए, मध्य भाग से बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए रेल लाइनें डाली गई और यहाँ से जो निर्मित माल भारत के कोने कोने में पहुंचाने के लिए ही रेल लाइनों का विकास हुआ। तो अंग्रेजी शासन ने जो थोड़े बहुत आधारभूत संरचना को डेवलप किया तो उसका पीछे भी उनका ही विकास जो है करना ध्येय था। तो जो आज अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो सड़कें उन्होंने बनाई उसका ध्येय देश के भीतर की सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए और देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पतन तक पहुंचाने के लिए सड़कें जो है वो निर्मित की गई। तो आसपास जो भी रेलवे स्टेशन है वहां तक माल पहुंचाया जा सके और बंदरगाह तक माल पहुंचाया जा सके। तो इस तरीके से रेल लाइनें डाली गई और इस तरीके से ही सड़कें बनाई गई। तो इस तरीके से माल को इंग्लैंड और अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता था। तो ये अपने फायदे के लिए ही उन्होंने किया था। हालांकि रेल लाइनों का प्रसार और सड़कों का जाल जो थोड़ा बहुत बिछाया गया, उससे हमारे भी लोग आपस में कनेक्ट हुए। जो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जुड़े, तो उसके पीछे ये एक फायदेमंद ये भी साबित हुआ। तो देखिए, इस प्रकार माल को इंग्लैंड और अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसमों में उपयोग होने वाली सड़क मार्गों का अभाव जो है लगातार बना ही रहा। अब देखिए, सभी मौसमों में ये सड़कें काम आए, ये उस समय इतना जरूरी नहीं है, ये दिखाई भी नहीं दे रहा था। यानी अंग्रेजों ने जो जिस प्रकार की सड़कें बनाई तो वो सारे 12 महीने चलती थी, ये जरूरी नहीं है। उन बारिश और अन्य ऐसे मौसमों में उन सड़कों का क्षति भी होती थी, ये सड़कें बंद भी हो जाती थी। तो वर्षा काल में यह अभाव और भी भीषण हो जाता था। तो स्वाभाविक ही है कि प्राकृतिक आपदाओं और अकाल की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन जो है कठिनाइयों के कारण दुर्भर हो जाता था। तो देखो, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ है, अकाल है, ये पड़ते थे तो उस दौरान ये यातायात की जो सुविधाएं हैं ये लोगों की पहुंच में नहीं रहती, ये लोगों से दूर भी हो जाती। तो इस तरीके से एक बड़ी आबादी भारत की आम लोगों से कट भी जाती थी। तो अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। ध्यान रखना, 1850 में रेलों का जो है वो भारत में आरंभ दिखाई देता है। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना में 2 महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। अब ये 2 महत्वपूर्ण तरीके क्या है? पहला तो इससे लोगों का भू क्षेत्रीय और सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हुए। देखो, पहले लंबी यात्राएं लोगों की पहुंच में नहीं थी। निजी संसाधनों से एक लिमिट तक ही यात्राएं की जा सकती थी। तो बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है और इनसे आप कितनी की यात्राएं कर पाओगे? तो एक लिमिट है। प्रतिदिन यात्रा का जो एवरेज है और टोटल यात्रा जो है वो एक लिमिट तक ही की जा सकती थी। तो लेकिन अब रेलें आने से एक महत्वपूर्ण बदलाव ये हो गया कि अब लंबी दूरी की यात्राएं आसान होगी। फिर है दूसरी बात, भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को इससे बढ़ावा मिला। देखिए, कृषि के जो आउटपुट है वो आउटपुट बाजारों तक पहुंचाने के लिए आसानी से एक ये यातायात के ये साधन जो है वो काम आए। तो रेलों से भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण जो है वो हुआ। तो ये 2 फायदे हमें दिखाई देते हैं।
लेकिन देखो, इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव भी पड़ा। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वो आत्मनिर्भर थी पहले, वो थोड़ा उसके लिए अहितकारी हुआ। तो इस तरीके से एक चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मुंबई और ठाणे को जोड़ने वाला पहला रेल मार्ग जो 1800 रेल पुल दिखाई दे रहा है, ये 1854 में बना था, और उस पर एक जाती हुई गाड़ी की एक फोटो भी दिखाई दे रही है। तो ये जो है रेलें 1850 के बाद जो दिखाई देती है, मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल लाइन डाली गई थी और इस पर रेल दौड़नी 1852 में चालू भी हो गई थी। तो 1854 की एक फोटो है यहाँ पर रेल पुल, और उस पर जाती हुई गाड़ी भी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में एक क्रांतिकारी, जो परिवहन व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव जो लाए, वो रेल लाइनों का डालना और रेलों का चलना जो है वो प्रारंभ हुआ, और ये भारत की जो अर्थव्यवस्था में एक काफी फायदेमंद भी सिद्ध हुआ। हालांकि रेल लाइनें डालने का उद्देश्य अंग्रेजों का अपना हित साधना ही था, लेकिन अंग्रेजों के अपने हित के पीछे भारतीयों का हित भी हुआ, ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं। तो भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ, लेकिन इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। इस प्रकार जनसामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। तो रेलों का होना और इनसे फायदा जो है एक आम भारतीय को मिलना, वो एक लिमिट तक ही रहा। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार और समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु ये उपाय संतोषजनक नहीं थे। उस समय आंतरिक जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा का जो तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। यद्यपि इस नहर का निर्माण जो है सरकारी कोष से किया गया, लेकिन ये रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाया और ये बाद में खत्म भी हो गया। तो देखो, नहर के समानांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद उस उस जल मार्ग को छोड़ दिया गया। इस तरीके से ये जल मार्ग जो है वो भारतीयों के फायदे के लिए नहीं रह पाया और सस्ता नहीं हो रह पाया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का जो मुख्य ध्येय है वो कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। अंग्रेजों ने अपने हित में ये भी किया था। दूसरी ओर डाक सेवाएं अवश्य जनसामान्य की सुविधा प्रदान कर रही थी, किंतु वे भी अपर्याप्त थी, हर जगह नहीं थी। आधारिक संरचनाओं की वर्तमान जो अवस्था के विषय में आपको अध्याय 8 में और विस्तृत अपन पढ़ने वाले हैं, अलग से अपन डिटेल से जानकारी लेंगे। तो देखो, टाटा एयरलाइंस टाटा सन्स के जो विभाग के रूप में इस कंपनी की स्थापना 1932 में हुई थी, और पहली बार जो उड़ियन क्षेत्र जो है वो भारत में आया था और इसकी नींव रखी गई थी 1932 में। उसके बाद में राष्ट्रीयकरण कर लिया गया और आज के समय जो एयर इंडिया है ये दिखाई देती है। यही कंपनी टाटा एयरलाइंस थी पहले, और आज के समय एयर इंडिया जो सरकार के ने अधिकृत कर ली, वो आज दिखाई देती है। तो इस तरीके से निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो 200 वर्षों का जो विदेशी शासन का प्रभाव है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र जो है वो अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा था। कृषि में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए दिखाई देते हैं, और ये असंतुलन निश्चित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं था। इसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण, वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग जो है वो कर रहा था। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। हमने इस चैप्टर में जो है भारतीय कृषि, औद्योगिक और भारतीय आधारिक संरचना के विषय में औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान की नीतियों के बारे में हमने पढ़ा, और इस क्षेत्रों का विकास में अंग्रेजों ने क्या जो काम किए उनके बारे में आकलन किया। तो इसके आधार पर हम निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों के विकास के लिए कोई खास काम नहीं किया, और न ही इन क्षेत्रों को भारतीयों के लिए डेवलप होने दिया। और थोड़े बहुत इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो काम वो दिखाई देता है, तो वो केवल अंग्रेजों का हित साधना ही था। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो पीडीएफ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उसको आप आराम से देखें और उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें। और मिलते हैं अगले चैप्टर में, और तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।